लास्ट टाइम हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। मैंने इतना समझा था कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि स्ट्रेट वायर अगर हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज हमने वहाँ पे करा था। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में क्या थे, तो अगर कोई स्ट्रेट वायर ऐसे करंट कैरी कर रहे हैं तो मैक्सवेल साइंटिस्ट ने ये बताया था कि बाय राइट हैंड लो, राइट हैंड के थंब को, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन को निकाले थे। उन्होंने कहा था राइट हैंड लो, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दो, 4 फिंगर्स को कर्ल कर लो वायर के अराउंड। तो जिधर 4 फिंगर्स कर्ल करते हैं उधर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होते हैं। तो इस साइड में तो अंदर हो गए और इस साइड में बाहर हो गए। डॉट मतलब लिखा था कि बाहर की तरफ और क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। तो इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। एरो दे के ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये पता चल गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो ये तो स्ट्रेट वाले थे, ठीक। अगर अब वो जो रूल था थंब वाला, राइट हैंड मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल, वो तो स्ट्रेट वायर के लिए थे। अगर अब वायर कर्व हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कर्व वायर, ये तो स्ट्रेट था ना, स्ट्रेट में डायरेक्शन निकाला ना हमने। इसके रूल लिख लिए थे, हाँ रूल भी लिख लिए थे। चलो एग्जाम्पल भी कर लिए कि कैसे किधर होगी, ये भी कर चुके थे। अब बचे हमारे कौन से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कर्व वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कर्व वायर। कर्व कौन सी, कर्व करंट कैरिंग वायर, करंट है उसमें, करंट कैरिंग वायर। करंट तो कैरी करेगा ही ना, कर्व को या सर्कुलर को हो या जो कुछ भी कहना है। चलो भाई कर्व है तो ये लो, कर्व करंट कैरिंग वायर ले लिया। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अब बताओ। तो इस बार के ट्रिक ये है कि भाई इस बार तो हम थंब नहीं रख सकते करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो चेंज होते जा रहे। थंब हम यहाँ पे रखेंगे तो इधर हो जाएगी, यहाँ पे रखेंगे तो इधर करंट है, तो थंब नहीं रख सकते, सेटिंग गड़बड़ हो जाती है। तो सोचा गया क्यों ना इस 4 फिंगर्स को कर्ल कर लूँ, 4 फिंगर्स को कर्ल कर लूँ करंट की डायरेक्शन में, थंब गिव्स द डायरेक्शन उल्टा। इस बार 4 फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे घुमाया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर चले गए, बाहर की तरफ ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे बाहर की तरफ। अगर करंट ऐसे फ्लो हो, अगर करंट ऐसे फ्लो हो तो देखो तो ऐसे घुमाना पड़ेगा ना, 4 फिंगर्स को ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो अंदर जा रहे थंब, तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो अंदर जाके बोर्ड के अंदर तो हम नहीं खींच सकते, इसलिए क्रॉस लिखते हैं। डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो रूल क्या बना, रूल हम ये बना लेते हैं कि रूल फॉर फाइंडिंग, रूल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन इस कर्व वायर के लिए, कर्व इस सिर्फ इस कर्व के लिए, ठीक। तो ठीक है भाई, कर्ल द 4 फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द 4 fingers of your right hand, of your right hand in the direction of, in the direction of current, then thumb gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड उल्टा। उसमें थंब जाता था करंट की तरफ, 4 फिंगर्स जाता था मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। सिर्फ 4 फिंगर्स को भेजना है करंट की तरफ और थंब जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे, डायरेक्शन हम निकाल लेंगे।
ठीक है, तो ये हो गया हमारे डायरेक्शन निकालने के सिंपल से रूल। नोट कर लो, मेरा वो करूँ अभी। तो अभी हम स्ट्रेट वायर और कर्व वायर दोनों के डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आसानी से फाइंड कर लेंगे, इसमें अब कोई दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, अभी जो मैंने बताया रूल, उसकी सच्चाई ये बताता हूँ कि ये रूल फर्स्ट से ही मैच करती है। तो देखो, इसको, ये जो कर्व वायर है, इसको हम छोटे छोटे सेगमेंट, एकदम छोटा छोटा कट कर दो, बहुत छोटा छोटा कट, तो वो स्ट्रेट ही होगा ना, स्ट्रेट होगा। तो ये इसको अगर बहुत स्मॉल पार्ट में कट कर दूं तो वो स्ट्रेट होगा। तो स्ट्रेट वाला रूल हम वहाँ पे लगा सकते हैं। चलो भाई लगाओ, इसको कट करा, चलो यहाँ पे छोटा सा कट किया, जो स्ट्रेट होगा तो करंट किधर होगी, ऊपर। तो लगाओ स्ट्रेट वायर का रूल, करंट ऊपर, इसको मिला दो अभी। ठीक, करंट किधर, ऊपर है ना, करंट ऊपर। ठीक है, थंब को रखो ऊपर की तरफ, तब अब 4 फिंगर्स को कर्ल करो। स्ट्रेट वायर वाला रूल लगा रहा हूँ, इसको एक स्मॉल कट कर दिया और तब स्ट्रेट वायर का रूल लगा रहा हूँ। तो ऊपर, इधर अंदर और इस साइड बाहर, इस साइड इधर अंदर तो उधर बाहर, तो इस साइड में अंदर है और इस साइड में बाहर है। तो ऐसे समझो कि इस साइड में अंदर, इस साइड में बाहर, ऐसे जा रहा है ना। चलो अब यहाँ चलो, तो एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे लो, तो छोटा सा लेंथ इधर होगा ना, छोटा सा लेंथ कहीं भी लेंगे तो स्ट्रेट ही माने जाएंगे। तो हम स्ट्रेट वायर का रूल, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर तो थंब इधर अंदर और अंदर में बाहर, इधर अंदर इधर बाहर में, तो यहाँ पे अंदर और यहाँ पे बाहर। सिमिलरली यहाँ पे भी अंदर बाहर। तो अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बाहर में क्या है, बाहर में अंदर की तरफ है, बाहर में हमेशा अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्रॉस मतलब समझ जाना, ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो बाहर में अंदर की तरफ हमेशा जा रहे हैं ना। देखो ना, यहाँ पे अगर करंट की डायरेक्शन मानेंगे तो यहाँ पे इधर होगी, तो थंब को इधर रखेंगे, थंब को इधर, तो ये 4 फिंगर जाएगा बाहर में अंदर और अंदर में बाहर, अंदर में बाहर, तो बाहर अंदर अंदर बाहर। तो बाहर में हर जगह अंदर की तरफ है और अंदर में हर जगह बाहर की तरफ है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बाहर की तरफ ही होगी। और सच में बाहर की तरफ ही था ना आंसर इसका। देखो ना, करंट ऐसे था ना, तो ये आसानी से आ जाता है। अगर हम कर्लिंग, राइट हैंड की कर्लिंग यूज करूँ तो आसानी से आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसकी कॉन्सेप्ट स्ट्रेट में ही है, स्ट्रेट से ही इसकी भी कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। तो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये और वो दोनों सेम चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि इसको हम अलग कर सकते हैं। बस आंसर जल्दी पाने के लिए हम राइट हैंड का कर्लिंग यूज़ कर लेते हैं। 4 फिंगर्स को कर्ल करके थंब की डायरेक्शन से इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो आंसर जल्दी मिल जाता है। और ऐसे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है कि करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, कर्लिंग ऑफ 4 फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि भाई स्ट्रेट के डायरेक्शन किधर होते हैं। और ठीक है, तो ये हम समझ लिए। तो हमने डायरेक्शन दोनों ही सेंस में समझ गया। स्ट्रेट की डायरेक्शन, स्ट्रेट करंट जब रहेगी तब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, और सर्कुलर करंट रहेगी तब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। अब बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की। हालांकि हमारे सिलेबस में मैग्नीट्यूड नहीं है, तो बस उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा सा समझ लूँगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अब कोई करंट कैरिंग वायर है आई, करंट कैरिंग वायर है आई, ठीक। तो ये मैंने मान लिया करंट कैरिंग वायर आई।
तो ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई है। तो मैग्नीट्यूड की बात करना है ना, तो किसी भी अगल बगल के पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लो, इधर किसी भी इस साइड में कहीं पे भी, मान लो इस पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ, क्योंकि इस पॉइंट पे 4 फिंगर्स अंदर की तरफ जाएगी, थंब रखेंगे इधर तो, और इधर के पॉइंट पे किधर होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि इधर निकलेगी। बात तो सही है। तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो इस पी पॉइंट की कुछ तो डिस्टेंस होगी ना यहाँ से। तो लॉजिकली बात यह है कि कोई मैग्नेट होते हैं, तो मैग्नेट से इफ डिस्टेंस इंक्रीजेज फ्रॉम मैग्नेट, डिस्टेंस इंक्रीजेज फ्रॉम मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज होता है ना, मैग्नेट से दूर में मैग्नेटिक फील्ड कम होते हैं। दैट्स वाई सिमिलर है, इफ डिस्टेंस डी इंक्रीजेज देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेज, एंड इफ डिस्टेंस इज लेस देन मैग्नेटिक फील्ड इज मोर। सिंपल सी बात है कि दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, नजदीक आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं बी, इसको पी पॉइंट दे दो, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमने पता कर लिया, यहाँ अंदर यहाँ बाहर, ठीक, इस साइड में अंदर इस साइड में बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं हम, बी से लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखते हैं, बी से किसको लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। तो बी होता है म्यू नॉट आई, ये आपके लिए है ही नहीं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ये 2 पाई कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट भी कॉन्स्टेंट है, आई करंट है। अब गौर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दिस होते हैं अगर, तो इसका मतलब यह है कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, आई एंड डी। तो अगर करंट बढ़ेगी तो ऑब्वियस है करंट बढ़ेगी, तो भाई अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी क्योंकि मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और डी यानी डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो नीचे ज़्यादा हो जाएगी ना, नीचे ज़्यादा होना मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाना, डिवाइड अगर ज़्यादा से हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड तो कम हो ही जाएगी। सो वी कैन टेल 2 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। तो कौन कौन सी पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इफ करंट इंक्रीजेज, सो इफ current is more in the wire, then magnetic field is more, and if current is less, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, डिस्टेंस मोर तो मैग्नेटिक फील्ड कम, इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर इज मोर देन मैग्नेटिक फील्ड इज लेस, ज़्यादा दूर में तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी ना, देन मैग्नेटिक फील्ड इज less, and if distance is less then magnetic field is more, मैग्नेटिक फील्ड मोर होते हैं। ये लॉजिकली है, आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस of point from wire is more then magnetic field is less and distance is less then magnetic field is more। इसको वाइस वर्सा भी कहते हैं। एक बार बार चीज़ें नहीं लिखने की जरूरत है, वाइस वर्सा मतलब कि अपोजिट पे अपोजिट बातें, तो ये वाइस वर्सा होती है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड हो गए। डायरेक्शन हम राइट हैंड से निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड हमारे इससे आ जाएगी, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, डी डिस्टेंस है, ये सब तो पता ही है, आई करंट है, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होता है। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, देखो ना म्यू नॉट है ना, इसका टेस्ला होता है मीटर पर एम्पियर, तो हो जाएंगे टेस्ला मीटर, इसका यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये म्यू नॉट के वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 7 है ये।
ठीक है, 4.2 × 10⁻⁷ टेस्ला पर एम्पियर। तो इस तरीके से हमारा मैग्नीट्यूड पता चल गया और डायरेक्शन पता चला। ठीक, तो इसे नोट कर लो। तो हम मैग्नीट्यूड देखे अभी स्ट्रेट वायर का कारण, स्ट्रेट वायर का मैग्नीट्यूड देखना कि कितनी होगी। अगर सर्कुलर वायर है, मैग्नीट्यूड ड्यू टू सर्कुलर वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर है ये। मैग्नीट्यूड मतलब कितनी वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट या सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ठीक है, बात सेम है। तो मान लो कि ऐसा है, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, करंट आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर, पहले डायरेक्शन देखो, इसको भी राइट हैंड ही कहते हैं, कर्लिंग वाली भी राइट हैंड थंब रूल ही है। ठीक है, मैक्सवेल के दोनों जो रूल है राइट हैंड थंब रूल ही है। ठीक, तो राइट हैंड थंब रूल लगा लो, क्योंकि थंब के इस यहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहे ना, तो ये इधर चले गए तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारे अंदर में, अरे बाहर की तरफ है ना, तो बाहर की तरफ मतलब डॉट। ठीक, अब ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, इसकी सेंटर पे अगर मैं निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आगे पहले, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप लिख लो बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज किए जा रहे हैं, बी एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट के सेंटर पे, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे वो होते हैं μ0I/2 × R, μ0I/2 × R। ठीक, R है रेडियस, म्यू वही है, μ0 वही है जिसके वैल्यू I करंट है, 2 तो कांस्टेंट है, R है रेडियस, I करंट है, R है रेडियस। ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है ना, उसकी रेडियस जो होगी ना वो रख दूँ तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। डायरेक्शन तो हमें पहले पता है, तो इस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पढ़ लिया। अब बात है, हमारे पास एक टॉपिक है क्लॉक फेस रूल, ठीक है, तो उसे समझना है। नेक्स्ट इज क्लॉक फेस रूल, लिख लो। तो इधर मैं लिख लूँ क्लॉक फेस रूल। अब ये क्लॉक फेस रूल क्या है, मान लो कोई करंट कैरिंग वायर दिख रहे हैं, करंट कैरिंग वायर ऐसे दिख रहे हैं और कोई करंट कैरिंग वायर ऐसे दिख रहे हैं, दोनों के करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक, तो जिसमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, पहले तो राइट हैंड थंब लगाओ, चलो भाई ठीक, राइट हैंड थंब लगाओ, तो इसमें थंब किधर जा रहे हैं, बाहर की तरफ। ये मैं क्या सिखा रहा हूँ कि जब भी सर्कुलर करंट होता है ना, तो वो भी अगर बहुत सारे टर्न्स आ जाए, मान लो बहुत सारे टर्न्स लगा दिए, बहुत सारे टर्न्स, तो ऐसे हो जाएंगे, इसे बहुत सारे टर्न्स है, तो बहुत सो मेनी टाइम्स ये करंट रोटेट करेगा, घूमेगा। तो बताना ये है कि अगर ये करंट ऐसे फ्लो है, ऐसे फ्लो हो रहे हैं तो क्या होगा, और अगर ये करंट इधर से उधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, इधर से इधर आ रहे हैं तो क्या होगा, इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या होगा। इन सब केसेस में हमें ये जो सिस्टम है वो एक मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह ये काम करता है, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स आएगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहे हैं ना, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहे हैं तो समझ जाओ ये एन पोल का काम करेगा, नॉर्थ पोल का काम करेगा, नॉर्थ पोल यानी एन पोल, ये नॉर्थ पोल का काम करेगा। अगर थंब बाहर आ रहे हैं, इफ थंब इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, तो इट मीन्स नॉर्थ पोल बाहर है, मतलब इधर नॉर्थ पोल है, और अगर थंब अंदर जा रहे हैं तो वो साउथ पोल है। देखो तो करंट की डायरेक्शन में घुमाओ तो थंब किधर गए, अंदर, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल अंदर है और साउथ पोल बाहर है, तो ये हो गया साउथ पोल, साउथ पोल जिसको एस पोल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इस तरीके से हम उस फेस को, फेस पे जाने वाली करंट को देखेंगे और ये पता चल जाएगा कि किस एंड पे नॉर्थ पोल है और किस एंड पे साउथ पोल है। आपको राइट हैंड लेना था, राइट हैंड लेके देखो, कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, थंब जिधर जाएगा उधर नॉर्थ पोल होगा, थंब जिधर जाएगा उधर नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, थंब इधर गए तो नॉर्थ पोल बाहर, बाहर। तो हम जो कुछ भी इस लूप को देखेंगे बाहर से ही ना देखेंगे,
बाहर से देखेंगे भाई, अंदर में क्या हो रहा है हमको क्या पता। तो हम जो कुछ भी यहाँ पे आंसर लिखेंगे बाहर का आंसर लिखेंगे। तो नॉर्थ पोल क्या है, बाहर आ रहा है ना, थंब जाता है नॉर्थ पोल की तरफ तो बाहर आए तो नॉर्थ पोल हो गए, थंब किधर गए अंदर, तो अंदर नॉर्थ पोल है, अंदर नॉर्थ पोल है, हमें तो बाहर से मतलब है तो बाहर है साउथ पोल। तो थंब जिधर जाए उधर नॉर्थ पोल, इसमें इधर, इसमें अंदर, तो बाहर क्या, साउथ पोल। तो ये हम पता कर लेंगे कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। दूसरा भी रूल है यहाँ पे समझने का नॉर्थ पोल साउथ पोल का। देखो कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट जिधर से दिखे, अगर करंट को आप देख रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो क्या बनेगी, एन पोल। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट हो देखने पे तो वो नॉर्थ पोल का काम करेगा, और क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे चलती है वो, और एंटी मतलब उसका उल्टा, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज करंट। तो ये इसके लिए क्लॉकवाइज करंट यूज होगा। क्लॉकवाइज करंट एस पोल, एंटी क्लॉकवाइज करंट नॉर्थ पोल। ठीक है, तो अब हम ऐसे अरेंजमेंट जब भी देखेंगे, कोई कॉइल है, कॉइल होता है ना, वायर को लपेटे जा रहे, आप देखे होंगे फैन में होते हैं कॉइल्स लगे होते हैं ना, पतले पतले कॉपर के वायर लपेटे होते हैं, तो वो कॉइल, बहुत सारे टर्न्स होते हैं। तो उसमें हम इस फेस से, देखो इस फेस से देखेंगे या नहीं तो इस फेस से देखेंगे, तो देख लेंगे भाई हम जो देख रहे हैं करंट क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिख जाए तो समझना कि वहाँ पे एस पोल है, और एंटी क्लॉकवाइज दिख जाए तो समझ जाना वहाँ पे नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्लॉक फेस रूल। इसी को क्या कहते हैं, क्लॉक फेस रूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉइल में पोल्स के बारे में पता कर लेंगे। तो द फेस, अब इसको क्या लिखेंगे, द फेस एट विच करंट इज एंटी क्लॉकवाइज गिव्स एन पोल। तो यहाँ पे लिख लो द फेस, उस फेस से, उस जगह से, द फेस विच गिव्स एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज current. The phase which gives anti-clockwise current is n pole, मतलब नॉर्थ पोल। ठीक, दूसरा the phase which gives clockwise current is s pole। देखो तो क्लॉकवाइज करंट में एस पोल बना था ना, तो ये फिगर और ये हमने समझ गया। तो अब हमें आगे के जो स्टडी आने वाले हैं ना, सोलेनोइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन सब में हमें पोल्स को डिसाइड करने में पता चलेगा, पोल को डिसाइड करने में। तो हम जब भी देखेंगे कि सर्कुलर करंट है, तो सर्कुलर करंट है तो वो नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाएगा। अगर एक ही बार है तो किसी एक साइड में साउथ पोल बनेगी, किसी एक साइड में नॉर्थ पोल बनेगी। मान लो एक ही टर्न है तो इधर नॉर्थ पोल बन जाएंगे और उस साइड में साउथ पोल बन जाएगा। इस तरीके से कोई भी करंट कैरिंग लूप को, करंट कैरिंग इसको लूप कहते हैं ना, बंद है ना, करंट कैरिंग लूप को साउथ पोल नॉर्थ पोल भी होते हैं, और किधर होते हैं ये हमने अच्छे से समझ लिया।